तो यार आपकी कहानी की टीम आज जिस मौजू को लेकर चली है वो मौजू जो है बहुत ही ज़्यादा गौर तलब भी है, क्योंकि हमारे माशरे में कि ऐसा तबका मौजूद है जिन्हें ख्वाजा सरा कहा जाता है। बिल्कुल ये भी इंसान है, इन्हें भी जीने का हक़ है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें और आपको जीने का हक़ है। लेकिन इस माशरे में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको जीने का कोई हक़ नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं, छुप के रहते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अलग अलग नज़रों से इन्हें देखा जाता है, हकारत की नज़रों से देखा जाता है, ऐसे जैसे ना जाने कोई अलग मखलूक हमारे सामने आ गई हो। लेकिन आज इस तमाम तर मौजू को इसलिए आपके सामने लेकर आए ताकि इनके हक़ाइक़ जान सकें, इनकी ज़िंदगी में इनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं, किस किस्म की परेशानियों का इन्हें सामना होता है और वो क्या मजबूरियाँ होती हैं जिसके बायस ये बिल्कुल अलग थलग रहने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे साथ एक कम उम्र जो है ख्वाजा सरा मौजूद हैं, ज़ोया, इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी। ज़ोया, मुझे ये बताइएगा कि आप सबसे पहले आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? और मैं भालपुर से हूँ, कराची में मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आप कराची में? हाँ, मेरी जो फैमिली है ना, वो मुझे वो नहीं चाहती कि मैं इस फील्ड में आऊँ। अब तो उनके साथ बिल्कुल फ़ोन बात करना बिल्कुल नहीं होती, उनसे बात नहीं, हर हफ्ते ख़त्म बात नहीं करते उनसे। तो कितना अर्सा पहले तक आप अपनी फैमिली में मौजूद थी और कितना अर्सा हो गया आपकी फैमिली को छोड़? 2-2.5 साल हो गया बात करने की घर वाले से, वो बात ही नहीं करते। अच्छा, आपको वो वक्त मैंने तो बहुत कोशिश की घर वाले से बात करने के लिए, रात को भी याद आती है, सब ज़ाहिर कहा कि बहन भाई हैं, मोहब्बत है दिल में, उनका वक्त याद आता है, उनके साथ वक्त गुजारा हुआ। बहुत। तो वो क्यों नहीं अब बात करना चाहते आपसे? वो इस फील्ड से नफरत करती है। घर में तो मुझे ऐसे लगता है जैसे एक पंछी बंद होते पिंजरे में बंद होते हैं। तो यहाँ पे आके आज़ादी मिलती है, अपने जैसे इंसान जीना चाहे मैं अपना जी सकती हूँ, जिस तरह से जीना चाहूँ। कैसे परेशान करते थे, नहीं करते थे, क्या उस तरह के वक्त? माली वाले तो बहुत परेशान करते और स्कूल के लड़के पूछे नहीं, बहुत तंग करते थे। कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, ऐसे उल्टी सीधी बातें करते थे। यहाँ तक कि टीचर था मेरा ना, उन्होंने भी मुझे इस तरह से बातें की, जब तू कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ है। टीचर ने भी, एक उस्ताद, एक मोतबर पेशा है, उन्होंने भी इस तरह उन्होंने भी ये तू कहाँ से आ गया, तीसरी मखलूक, इस तरह से उसने बात की। तो मुझे खुद को भी दुख हुआ, या अल्लाह हम क्या हैं। अच्छा, तो कितना पढ़े लिखे हैं आप? कितना? 10 मैट्रिक तक पढ़ा है आपने, माशाल्लाह से। अच्छा, ये बताइए कि आपने मैट्रिक तक पढ़ा है तो उस पूरे अरसे में आपको सर्वाइव करना काफ़ी, जैसे कि आप बता रही हैं, मुश्किल हुआ? बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं 8 तक गर्ल्स और गर्ल्स के साथ बैठना होता था मेरा, बॉयज़ के साथ तो बहुत कम। जब मैं बॉयज़ के 9th में हाई स्कूल में गई तो लड़कों ने मुझे जीना हराम कर दिया। मैंने बहुत मुश्किल से 9th क्लास पास की, तो 10th में गई तो वहाँ पर मुझे लड़कों ने नहीं पढ़ने दिया। एक हफ्ते में नहीं गए स्कूल, फिर टीचर ने ना कंप्लेन की कि निकी नहीं आ रहा, फिर अब्बू ने मारा। फिर मैंने अब्बू को बताया कि मुझे इस तरह से छेड़ते हैं, ये अब है। फिर अब्बू ने भी गुस्सा करने लगे स्कूल की वजह से। फिर मैं घर से भाग गई ना, तो 1 महीना भागी। फिर घर वाले ने, 1 हफ्ता नहीं, घर वाले ने बोला कहाँ गई। फिर उसके बाद पता चला भी ख्वाजा सरा के पास है। फिर घर वाले लेने आए तो मैंने अब्बू को बोला कि मेरी वहाँ पर क्या ज़िंदगी है, मोहल्ले वाले मुझे परेशान करते हैं, स्कूल में मुझे परेशान करते हैं, घर में भाई बहनों की मैं बातें सुनूं, तो वहाँ पे कौन सा मेरा घर है। तो फिर मैं अपने गुरु के पास है, फिर गुरु को मैंने अपनी बताई। तो फिर अब जब से मुझे गुरु सपना मिल गया तो उसके बाद तब से मैं गुरु के पास हूँ। देखा जाए तो ये हमारा माशरा जो है बदकिस्मती से जो सकाफ़ती ग़ुरबत का शिकार है, कल्चरल पावर्टी जिसे कहते हैं। हम लोग ख़वातीन को, कमज़ोर तबक़ात को वो इज़्ज़त और वो रिस्पेक्ट नहीं देते कि जो देनी चाहिए। आप देखें, ख्वाजा सरा जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मखलूक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये बचपन में होते हैं अपने घर में तो इन्हें डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया जाता है। फिर जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें मोहल्ले में डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया जाता है। फिर जिस तरह ये सड़क पर आते हैं या अपना भीख मांगते हैं, वो इनके पास प्रोफेशन नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ख्वाजा सराओं को नौकरियाँ देने के लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। जेंडर, जिसे हम कहें कि ट्रांसजेंडर पॉलिसी हो पाकिस्तान में, ताकि इनको एक इज़्ज़तदार रोज़गार दिया जाए। और तालीमी इदारों में इनके साथ हमने देखा है कि इम्तियाज़ी सलूक रवा रखा जाता है, इनका मजाक उड़ाया जाता है, इनको एक सेक्शन जो है जोकिंग टॉय समझा जाता है, हर शख्स इन पर आवाज़ें कसता है और ये माशरे से आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, कट जाते हैं और फिर ये अपने ही तरह के ख्वाजा सराओं के अंदर की एक दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं
कि जो दुनिया इनको नशे की तरफ ले जाती है, जो दुनिया इन्हें दीगर ऐसी चीज़ों सहारा ढूंढना शुरू कर देते हैं कि जिससे इनकी ज़िंदगी बसर हो सके। अच्छा ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आप जो है वो फील्ड पे भी निकलती हैं, जैसे कि आप बता रही थी बड़ी परेशानियां करनी पड़ती हैं, सामना करना पड़ता है, क्या क्या वाक़या हुए थे, कुछ वाक़या बताइए। हाँ, मैं ना एक दिन जा रही थी वहाँ पे मांगने के लिए, रोड पे जा रही थी, तो वहाँ पे सीन ये हुआ था कि 3 लड़के थे, ड्रिंक में थे, ड्रिंक की थी उन्होंने, तो छेड़े थे मुझे ना, तो मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा रहे थे, नोच रहे थे, मैं नहीं बैठ रही थी, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती से गाड़ी में बिठाया और मेरे बाल काट दिए, बहुत वो हुआ ना। तो फिर उसके बाद घबरा गई, मैं डर गई कि रोड गाड़ी में बिठा लिया था? गाड़ी में उन्होंने बिठाया, मेरे बाल काट दिए यहाँ तक, देखिए। तो वहाँ अच्छा बाल काट दिए थे? हाँ, सारे मेरे बाल काट दिए उन्होंने। तो फिर उसके बाद आपने कोई मतलब एक्शन या आगे भी किसी ने हेल्प नहीं किया आपकी? नहीं, फिर हम लोगों ने FIR कटाई, फिर उसके बाद वो लोग पकड़े गए। मुझे फ़ोन पे धमकियाँ दी क्योंकि मुझे रोड पे निकलना था कि मार डालेंगे, जान से मार देंगे। फिर हमने राजीनामा कर लिया। राजीनामा करना पड़ा? वैसे मजबूर हो क्या राजीनामा करना पड़ा। तो वो जो है उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त कोई मेन इशारा थी जहाँ पे रौनक होती है वहाँ पे? बहुत, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सब कर रही थी, मगर किसी ने मेरी हेल्प, किसी ने एक भी नहीं सुनी हमारी। किसी ने कुछ भी नहीं सुना। तो आप मतलब वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे जिनसे आपने सोचा कि हेल्प? पूरी रोड थी, रोड पे गाड़ी, चलता हुआ रोड था, कोई भी हेल्प करने नहीं आया? कोई भी नहीं आया। तो पुलिस में जब आप गई FIR कटाने तो वहाँ पे पुलिस की जाने से कैसे सपोर्ट किया गया? ना, मेरे गुरु ने सपोर्ट किया, लेकिन पुलिस ने आपके साथ ताउन किया? हाँ, पकड़े भी गए, सब हो गया, मगर उसके बाद धमकियाँ आती। अब जो है वो अब जैसे कि आप बाल भी काट रहे हो, बाहर जाने का भी नहीं रहा आपका? नहीं, बाहर जाती हूँ, विग लगा लेती हूँ। विग लगाते हैं? हाँ, विग लगा। और फील्ड में मतलब फील्ड तो काफी परेशान कुन फील्ड है इसमें, तो अब जैसे बहुत परेशान फील्ड है। और कभी कोई इस तरह के वाकयात पेश आए हो, कभी परेशानी का सामना करना? वैसे तो रोज होते हैं, रोज होता है, रोज मुझे रोड पे जाना होता है, रोज इस तरह से। फिर हम मजबूर होकर चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं दी मिल रही है, जॉब मिल जाए हम सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे, क्योंकि किसी की बातें हम लोग सुने। हम भी तो इंसान है ना, हम भी तो इंसान है, जैसे कि लड़की और लड़का पैदा होते हैं, हम भी तो वही है, वैसे पैदा होते हैं, एक ही आसमान से तो हम लोग नहीं आते। हमारे पास जो केसेस आते हैं, हमने देखा है वो जिनसी ज़्यादती के केसेस होते हैं। इनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, इनके साथ हमने देखा है कि बुरा सलूक रखा जाता है, ख़ास तौर पे इनको नौकरी नहीं दी जाती। अगर ये कोई दुकान या कोई शॉप खोल भी लेते हैं तो उससे भी मजाक के तौर पर अपनाया जाता है और लोग इनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते कि जो मर्द और औरतों को दी जाती है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म्स के अंदर इनका होना चाहिए ट्रांसजेंडर का, वो नहीं है। बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कोई इनका कोटा नहीं रखा गया। तो हमारे पास जो केसेस आते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की डिस्क्रिमिनेशन का, सबसे ज़्यादा दुख होता है कि बुरा सलूक इनके पुलिस के लोग रखते हैं। हमें कंप्लेन मिलती है कि पुलिस के लोगों ने इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया, इनके साथ बुरा सलूक किया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रांसजेंडर के हवाले से, ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, इनकी शिकायत है कि इनको घर वालों से जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। तीसरा ये है कि हुकूमत इनको नौकरियां नहीं देती, और नौकरियां जो दी हुई हैं हुकूमत ने वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे दी हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी है, जो कहता है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। जब मर्द बराबर हैं, ख़वातीन बराबर हैं, तो फिर ख्वाजा सराओं से ये इम्तियाजी सलूक क्यों है कि उनको आपने 15,000 सैलरी की, आपने कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें दे दी और उनको मुस्तकिल नहीं किया। जबकि मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी हैं कि इनको अकोमोडेट किया जाए, इनको जॉब दी जाए। आज भी हमारे पास शिकायत आती है कि नादरा के लोगों का रवैया सही नहीं है, नादरा के लोग इनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते और एक तकलीफ दे मरहले से गुजरकर इनको रिश्वत दे के शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ता है। तो ये कंप्लेन अगर आप इनकी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको मालिक मकान किराए पे मकान नहीं देते, इनको जो मकानात दिए भी जाते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि अहले मोहल्ला के बदमाश लोग
मकान तोड़ कर आते हैं, इनके बदसलूकी करते हैं, और ये लोग जब रिपोर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि कोई भी हमारे पास 421 थाने हैं, कोई एक थाना भी ऐसा नहीं बनाया गया कि जहाँ ट्रांसजेंडर कंप्लेंट सेंटर हो। तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसजेंडर का कंप्लेंट सेंटर 421 थाने हैं, जैसे आपने वुमेन थाना बनाया ऐसे आप ट्रांसजेंडर कंप्लेंट सेंटर भी बनाएं और ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती भी करें। अभी हाल ही में वाइट हाउस में बराक ओबामा साहब ने एक नौकरी दी है ट्रांसजेंडर को, तो मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म भी इसी तरह के जेस्चर्स शो करें और इन लोगों को भीख मांगने से, जिस्म फरोशी से निकाल के एक बावकार रोज़गार में लाया जाए। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, गवर्नमेंट जो इदारे हैं वहाँ पे कहा गया था कि 2% जो कोटा है वो ख्वाजा सराओं के लिए मख्तस किया गया कि उन्हें उनको उसमें हिस्सा मिलेगा, सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी। और प्राइवेट इदारों ने भी काफ़ी कहा था, बहुत से जो सेमिनार्स होते रहते हैं कि हम इन्हें नौकरी देंगे, तो कुछ नहीं मिलता। कोई हमने बहुत जगह पे मैं गई जॉब के लिए, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं रोड पे जाऊँ और इसे मांगूँ। हाथ पैर सलामत है हमारे, हाथ पैर सलामत। अच्छा, आपने क्या तो किया? हम काम करने की कोशिश करते हैं मगर हमें आगे बढ़ने नहीं देते। क्या काम आता है आपको? कोई भी हमें घर में सफाई करने का मिल जाए, खाना पकाने का मिल जाए, बर्तन धोने का मिल जाए, किसी ऑफिस में मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए। यही वजह है कि आप गेटअप चेंज करके आए। जॉब के लिए बोलते ठीक है आ जाना, फिर जब जाते तो फिर आगे नहीं जाने, जॉब नहीं देते। गेटअप किस तरह? मतलब जैसे आपने एक नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, बॉयज़ का गेटअप बना है। हाँ, अगर आप बॉयज़ का गेटअप बनाएंगे तो फिर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता? नहीं, फिर भी इतराज होता है। चाल ढाल चेंज करें। हाँ, चाल ढाल कैसे चेंज कर? जो बचपन से चाल ढाल है वो कैसे चेंज हो सकती है? मेरे हाथ में जो किताब मौजूद है, किताब है तीसरी जिन्स के हवाले से। उस किताब के बानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। किताब के जो मुसन्निफ़ हैं अख्तर हुसैन बलोच साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि ट्रांसजेंडर एक ऐसा मामला है जिसमें बहुत से शकूक व शुबहात भी आज के दौर में पाए जाते हैं और बहुत से सवालात जहन में जन्म लेते हैं। तो ट्रांसजेंडर पर एक डिटेल रिसर्च अख्तर हुसैन बलोच साहब के पास, उनसे डिस्कस करेंगे और इस मौजू पर जानेंगे कि बेसिकली ट्रांसजेंडर हैं क्या, आज के दौर में हकीकी ट्रांसजेंडर मौजूद हैं या नहीं मौजूद। देखें, इसमें एक तो वो हैं जो मेल प्रोस्टिट्यूट्स हैं और ट्रांसजेंडर का वो गेटअप करते हैं, और एक जिनको हम ख्वाजा सरा कहें और सिंधी में उनको फ़कीर भी कहते हैं। ठीक है, फ़कीर। तो ये 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें हो जाती हैं। तो अब एक ट्रेडिशनल जो एक ख्वाजा सराओं का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चला आ रहा था, उससे वाबस्ता लोग अब भी मौजूद हैं और उनके अपने डेरे हैं, उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। और डेरे को सिंधी में मड़ी भी कहते हैं और उर्दू में डेरा भी कहते हैं। तो उस डेरे के अपने उसूल और ज़वाबित होते हैं। उसमें किसी भी ट्रांसजेंडर का जो है मेल जो है उसका रिश्तेदार, वो मगरिब के बाद वहाँ ठहर नहीं सकता, उसको जाना होता है। तो वो मिलने आए, मुलाकात करे, बातचीत करे, वो चला जाए, वो एक अलग कहानी होती है। लेकिन अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं, वो जो रिवायती थे। लेकिन अब भी हैदराबाद में, कराची में, मीरपुर ख़ास में, इसी तरह सिंध के दूसरे शहरों में अब भी हैं। और उनको वहाँ के जो लोकल फ्यूडल्स हैं, ज़मींदार हैं, वो फसल के मौके पर उन्हें हिस्सा भी भिजवाते हैं। फिर कोई शादी हो, कोई गमी हो या कोई भी इस तरह का किसी की विलादत हो, तो वो लोग सिर्फ शादियों में नहीं, गमी में भी जाते हैं। किसी की वफ़ात हो जाए, तदफीन में भी वो लोग जाते हैं, शामिल होते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल सिलसिला अब जो है वो कम होता जा रहा है, उस सतह पे नहीं है जो आज से कोई 20 साल या 30 साल पहले होता था। लेकिन अब एक थोड़ा सा उनको रिकग्निशन इस तरह से मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला दिया था चौधरी इफ्तिखार साहब ने कि इनके शनाख्ती कार्ड भी बनाए जाएं, इनको मुलाजमतें भी दी जाएं, तो अब ये सिलसिला कुछ बेहतर होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर्स थे कि ख्वाजा सराओं के वेलफेयर के लिए काम किया जाए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करें इनके लिए। ख़ास तौर पर उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्टिव्स इशू करी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ख्वाजा सराओं की वेलफेयर के लिए काम करे। तो हमने ये कहिए कि हमने सूबा सिंध में इनको शनाख्त देने के लिए सबसे अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले हमने इनकी रजिस्ट्रेशन करवाई। जो हमारा पहला काम था वो ये था कि हमने सिंध प्रोविंस में इनकी रजिस्ट्रेशन कराई। ये रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई
उसके बाद हमने बाकायदा इनके फोकल पर्सनस मुकर्रर किए जो उनके इश्यूज़ को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सामने लाने के लिए मुकर्रर किए गए थे। ये फोकल पर्सन ख्वाजा सराओं में से भी थे और हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स में थे। ये हमारा सेकंड मरहला था। उसके बाद हमने जो थर्ड मरहला था उसके तहत हमने नादरा के साथ मिलकर हमने उनके NIC के लिए काम करना शुरू किया कि हम उनके NICs बनवाएं और उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके शनाख्ती कार्ड पर की जाए। लेकिन इसके लिए हम नादरा के शुक्रगुज़ार हैं कि नादरा ने एक दिन बाकायदा मखसूस किया कराची में भी और सिंध में भी। एट दैट टाइम मैं उस वक्त फोकल पर्सन थी, अब आजकल मैं फोकल पर्सन नहीं हूँ, अब्दुल रहीम लाखो साहब हैं। लेकिन उस वक्त मैं नादरा हेड ऑफिस में कराची में हमने सारे इन ख्वाजा सराओं को बुलाया। हमें उम्मीद थी कि ख्वाजा सराओं की एक बड़ी तादाद यहाँ आएगी और अपने रजिस्ट्रेशन या NIC में अमेंडमेंट चेंजेस के लिए हमारे साथ ताउन करेगी। लेकिन हम ये समझ रहे थे बहुत ज़्यादा तादाद होगी, लेकिन हमें इंतहाई हैरत हुई, अफसोस हुआ कि इससे ज़्यादा शायद तादाद तो हमारे उन ऑफिसर्स की थी जिनको इस ड्यूटी पर मामूर किया गया था कि वो इनकी हेल्प करें। बहुत कम तादाद में आई। इसकी वजह शायद ये थी कि ये अपनी आइडेंटिफिकेशन शनाख्ती कार्ड पर ख्वाजा सरा की हैसियत से शायद नहीं करवाना चाहते। इसकी क्या वजूहात हैं ये हमें नहीं मालूम। अच्छा ज़ोया, आपकी ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ तो हमने जाना है, मुझे ये बताएं कि वैसे आपकी मसरूफ़ियत क्या हैं? गाना वाना सुनती हैं, म्यूज़िक वगैरह? हाँ, फिर जब घर आती है तो फिर गाने और सॉन्ग ही तो हमारे सहारा होते हैं, और क्या होता है। अच्छा, गाने वगैरह सुनती हैं, डांस वगैरह भी आ गया होगा कुछ ना कुछ आपको? हाँ, कुछ बेहतर हो गया, पहले से तो बेहतर हो गया, क्योंकि ये आप लोगों की फील्ड में एक ज़रिया होता है कमाने में, ये भी चीज़ें काम आती है। जब लोगों की खुशी में आप जाते हैं तो ये काम आती है। तो घर में जो है वो गुनगुनाती रहती। कोई गाना आपको याद है, कोई गुनगुना के दिखा दें? मैं कौन सा गाना? मैं अक्सर ये चिट्टा चोला सीढ़े जल्दी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, यही गुनगुनाती रहती हूँ। थोड़ा सा गुनगुना के दिखाएंगे हमें आप? ऐसे चिट्टा चोला सीढ़े जल्दी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला मंगाया बाहरों रोंदे आए ढोले दिशारों, ये गाना बस ऐसे। ठीक है, इसके अलावा कोई उर्दू गाना आता है आपको? उर्दू ज़ुबान में चाहेरा तेरा जब जब देखूं, प्यार है तुझ में गजब की कशिश है। क्या आपकी जो है एक्टिविटीज़ रहती हैं? बस घर में आती हूँ, घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और फिर अपने घर के काम करती हूँ। फिर उसके बाद सॉन्ग वॉन्ग सुनती हूँ, फिर थक के भी आती, सब सारी बातें, फिर सो जाती। ठीक है, फिर उठा, फिर भी खाना वाना और सॉन्ग वॉन्ग सुनते रहती है थोड़ी सी, 10-11 बजे तक फिर सो जाती है। हाँ, 10-11 बजे बस इस तरह से जिंदगी गुजरती है, इस तरह की रूटीन गुजर जाती है। हाँ, ठीक है, तो पूरे दिन आपके साथ मतलब और भी आपके ख्वाजा सरा? हाँ, फिर और भी ख्वाजा सरा है। जब तो घर में कोई इवेंट तकरीबात वगैरह छोटी मोटी इस तरह की करते रहते हैं आप मिलकर? हाँ, सब जब घर वालों की याद आती है तो सारे ख्वाजा सरा, फिर उनके फिर घर जब वो होते तो फिर किसी की भी याद नहीं आती। अच्छा, फिर किसी की भी? जब हमारे गुरु बोलो किस तरह की एक्टिविटी, कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं, कोई तफरीह करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं? हल्ला गुल्ला करते हैं, गेम खेलती हैं, सॉन्ग लगा के डांस वांस करना, एक दूसरे को सिखाना है, ऐसे नहीं ऐसे, ये स्टेप ऐसे होता है, जो ऐसे नहीं ऐसे होता है, इस तरह से। फिर जब छोटी थी बचपन में अपने बहन भाइयों के साथ खेलना कूदना होता होगा, हाँ, घर में आगे पीछे बाहर खेलने जाते होंगे, तो वो याद आती हैं सारी चीज़ें? हाँ, वो आती है। जब हम सारे गुरु इकट्ठे होते हैं ना, तो गुरु के घर पे कोई ऐसी गुरु बुलाती है, तो गुरु के घर पे एक गुरु बर्तन धो रहा है, जैसे कि बहनें होती है घर में, एक सफाई करती है, एक बर्तन धोती है, एक कपड़े धोती है, तो इस तरह से होती है। अब ये मेरी गुरु भाई निशा है। अच्छा। तो ये कभी ये खाने पकाने में मास्टर है। अच्छा, तो ये खाना पका लेती है, मैं बर्तन धो लेती हूँ। फिर जब हम फ्री होते हैं फिर एक दूसरे की गुदगुदियाँ और हंसी मजाक, ड्रामे, और इस तरह से फिर हम दोनों साथ बैठ के। आपकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छी है मेरे साथ। बुला लेना। सिमरन जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं? बड़ी तारीफें कर रही हैं आपकी। हाँ, बहुत अच्छी शेफ है। बेस्ट फ्रेंड है मेरी। हाँ, खाना बनाती हूँ, शौक से बनाती हूँ। हम दोनों गुरु भाई हैं। और हाँ, जैसे कि बहन भाई होते हैं। बहन भाई होते हैं, यही हमारा सिस्टम। मेरी बहन छोटी है
और अभी बहुत कुछ बेचारी को सीखना है, ज़िंदगी है बहुत बड़ी है और सीख रही है। और मसले मसाइल तो आपको पता है ज़िंदगी ये मैं बहुत साथ है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग के जो साथ हैं बहुत अच्छा गुजरता है, वक्त अच्छा गुजरता है। ज़िंदगी में आते रहते हैं और ताव ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, मौसम में काफ़ी परेशानी, लेकिन आप एक दूसरे की सपोर्ट बनते हैं, एक दूसरे का सहारा बनता है। और हम लोग को एक दूसरे को बहुत सपोर्टेड है कि बहुत। कभी भी कोई मसला होता है तो एक दूसरे की बहुत सपोर्ट है। इनकी पसंदीदा डिश कौन सी जो आप शौक से बना, अभी अच्छी बनाती है, उनकी भी पसंद? इनको चावल बहुत पसंद है, चावल बहुत शौक से, दाल चावल हम लोग घर में तकरीबन दूसरे तीसरे दिन बनाते रहते और आप ज़्यादा सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाते हैं। बिरयानी। बिरयानी अच्छी हाँ। देखिए, हमने इनके इश्यूज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी हाल ही में आर्ट्स काउंसिल के कोऑर्डिनेशन से हमने एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम किया था और हमारी ये ख्वाहिश थी कि इस प्रोग्राम में वो अपने मुख्तलिफ इश्यूज़ को बयान करें। उन्होंने अपने मुख्तलिफ इश्यूज़ बयान किए कि उनको किस तरह से पब्लिक मकामात पे तंग किया जाता है या लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये कि अपने मसाइल के लिए हल के लिए उन्हें ख़ुद भी संजीदा होने की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि बिंदिया जैसे हमारे डिपार्टमेंट से इनकी कुछ NGOs रजिस्टर्ड हुई हैं, तो हम ये समझते हैं कि NGOs का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने मेंबर्स को, जो उनके साथ शरीके कार हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं NGOs, जो उनकी मेंबर्स हैं, वो सब मिल के मतलब अपना संजीदा रवैया अपनाएं और ख़ास तौर पे तालीम की तरफ तवज्जो दें। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझती हूँ कि इनके मसाइल हल हो जाएंगे। और सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही नहीं, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि दीगर डिपार्टमेंट भी इन्हें अपने यहाँ मुलाजमत मुहैया करें। जिस तरह से माजूरों का कोटा होता है, जिस तरह से ख़वातीन का कोटा होता है, इसी तरह इनके कोटे के लिए भी हमें इनका ये मुतालबा वाकई इस पर अमल हमें करना चाहिए। ज़ोया, मुझे ये बताइएगा कि आप अपने बहन भाइयों से जब खेलती थी, कौन सा गेम सबसे ज़्यादा खेलती थी? सबसे ज़्यादा गेम भागन भगाई, पकड़न पकड़ाई। जब मैं छोटी थी। हाँ, जब छोटे थे पकड़न पकड़ाई खेलते थे। क्रिकेट वगैरह, हॉकी वगैरह, फुटबॉल कभी ये खेलते थे गेम? नहीं, क्रिकेट तो कभी नहीं खेली, मगर जैसे कि एक गेम होता है लड़कियों का, भागन भागी, छुपन छुपाई, हाँ, इस तरह से। जब मैं छोटी थी, जो भी बात बोलती थी भाई मेरे साथ करता था, मारता भी था, गुस्सा भी करता था, प्यार भी बहुत करता था। अब आहिस्ता लिया हूँ तो बहुत रोती हूँ, याद आती है, रोती हैं आप बहुत। कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे, क्योंकि जितनी आपको परेशानियाँ, जो भी मुसीबतें हैं, कोई भी आपके दिल में कोई बात आती हो जो आप ज़माने वालों से शेयर करना चाहती हैं? बस हम ये चाहते हैं कि ज़माना हमें कुछ भी नहीं बोले। वैसे जैसे एक आम इंसान होता है, हम सुकून से जाएँ, सुकून से आएँ, कोई नहीं छेड़े, कोई बात नहीं करे। तो ज़माने से ये कि अब हम जा रहे हैं, कल को उनके भी बच्चे, कोई उनको भी कोई छेड़ सकता है। असल में ये एक मतलब बिटर फैक्ट है, वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी होते हैं। लेकिन एक तबकाती फ़र्क आ जाता है, जिसे आप क्लास सिस्टम कहते हैं। क्लास सिस्टम को हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि यही बच्चे जिनमें अगर वो अलामात हों जो एक ख्वाजा सरा में या उस तरह के ट्रांसजेंडर में होती हैं, वो ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनको कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाता। लेकिन यही अगर गरीब का बच्चा हो तो उसे जलील भी किया जाता है, उस पर तनकीद भी की जाती है और फिर आकर वो भीख मांगने पे आ जाता है। जो अमीर तबके के लोग हैं वो उनको मेकअप आर्टिस्ट बना देते हैं, वो उनको फ़ैशन डिज़ाइनर बना देते हैं और बड़े अच्छे, बड़े कामयाब मेकअप आर्टिस्ट और बड़े अच्छे फ़ैशन डिज़ाइनर्स भी इनमें से निकले। तो जो गरीब हैं वो भी ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ तबकाती फ़र्क तो है, उस तबकाती फ़र्क की वजह से ये ट्रांसजेंडर क्या, वो तो सब में ही है, वो सब में, लेकिन इसमें ज़्यादा है। देखें, गरीब आदमी का बच्चा अगर
किसी अच्छे स्कूल में या किसी और स्कूल में पढ़ लिख जाए तो वो कमिश्नर भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है। लेकिन गरीब बच्चा जो एक ट्रांसजेंडर की शक्ल में, वो तो स्कूल ही नहीं जा पाता, वो उसको स्कूल में ही इतना तंग किया जाता है कि फिर वो स्कूल ही छोड़ देता है, तो आगे क्या बढ़ेगा। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री जानना चाहूँगा। कहा जाता है कि जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि किसी घर पे अगर कोई ऐसा ख्वाजा सरा पैदा हो जाता है तो ये अपनी एक टोली बना के जाते हैं, उसके घर से उस बच्चे को लेकर आ जाते हैं, फिर अपने साथ रखते हैं, कहते हैं ये हमारा है, हमें दे दो इसे। इस तरह की कहानियाँ बहुत सी मशहूर होती हैं। ये मिथ्स हैं, जिसे हम उर्दू में देवमालाई कहानियाँ कहते हैं। जैसे अब ये भी एक मिथ है कि जी वो जब मरता है तो दीवार तोड़ के रात को जो है उसका जनाजा निकाला जाता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इनके मोहल्ले में ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। और फिर ये एक शहर का, जैसे कराची का है तो वो मीरपुर खास आके रहता है, और जब वो मर जाता है तो उसके रिश्तेदारों को इतला कर दी जाती है, वो ले जाते हैं और दफना देते हैं। और सब मीरपुर खास में एक कब्रिस्तान है ताज धनी का, उसमें मतलब 20-25 ख्वाजा सराओं की कब्रें हैं। वो हाँ नॉर्मल कब्रें हैं उनकी, और उनको मोहल्ले के लोग ही ले जाते हैं। ये सिर्फ घर जो इनकी हवेली है या जो डेरा है वहाँ तक साथ होते हैं जनाजे के, फिर उसके बाद मोहल्ले वाले ले जाते हैं। अब एक नॉर्मल लोग जनाजा लेके जा रहे हैं तो किसी को क्या पता ख्वाजा सरा का जनाजा है या आम इंसान का जनाजा है या किसी औरत का जनाजा है। तो इसी तरह ये बच्चे को ले जाना और फिर ये करना वो करना, फिर पैदाइशी भी नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब इलाज भी उसका निकल आया, पैदाइशी भी नहीं होते हैं। वाज़ेह पॉलिसी तश्कील दी जाए और जिसमें सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही शरीक ना हो, बल्कि दीगर डिपार्टमेंट के मेंबरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, इसके अलावा NGOs भी आएँ और ये हम मिल के एक कोई ऐसा लाया अमल तश्कील दें जिससे इनकी ख्वाजा सराओं की बेहतरी के लिए कोई वाज़ेह प्लान फ्यूचर में बन सके। लेकिन ये कि हम कितनी मुलाजमतें दे सकते हैं, आपको पता है कि हम इनको तो 2 या 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते, और वो भी जब हम दे सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो अपने स्टाफ की, ऑफिशियल्स की। लेकिन ये कि ज़रूरत तो यही है ना कि दीगर डिपार्टमेंट भी इनकी मजबूरी को, इनकी ज़रूरत को समझें और मिल के काम करें। अगर कोई माजूर है या अगर कोई ख्वाजा सरा है तो वो भी एक माशरे का रुकन है, और बहैसियत एक ज़िंदा इंसान हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें उसके मसाइल को महसूस करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम उसकी जगह होते तो हमारे अपने क्या एहसासात होते, हमारे अपने क्या जज्बात होते, हमारी अपनी क्या ज़रूरियात होती। काश अगर हर माशरे का हर फ़र्द ये सोच ले, ये समझ ले, तो वेलफेयर के काम हमारे लिए इतने मुश्किल ना रहें। घर वाले से ये कि वो मुझे अपना लें। अपना रहे हैं वालदा से, वालदा के लिए कोई मैसेज? कि वालदा साहब बता रही हैं मिलने नहीं दिया गया, काफ़ी अर्सा हो गया, मिलना भी चाहती हैं, तो वालदा को कोई पैगाम, आपकी वालदा हो सकता है देख रही हूँ अभी, तो उन्हें कोई पैगाम देना चाहती हैं वालदा को, कोई सलाम, कोई दुआ, कोई खैरियत, कोई बात, कुछ भी? बस मेरी वालदा तो बेचारी मजबूर है, उसका तो दिल करता है मैं अपने बच्चे से मिलूं, मजबूर है बेचारी। कुछ कहना चाहिए अपनी वालदा के लिए या बहन भाइयों के लिए? बस भाई को ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे अपना ले, मुझे अपनी अम्मी से बहन भाई से मिलने दे। नाज़रीन, आपने देखा जोया की कहानी, आपने देखी कि जोया कितनी बेताब अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए। वाले साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन जोया के जो बहन भाई हैं उनकी वजह से ठीक है वो माशरे में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं इस माशरे का ये हिस्सा बन चुका है कि ख्वाजा सराओं को बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता है, उनके बारे में बहुत गलत सोचा जाता है। थोड़ा सा ख्याल कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, ये आपका भाई बहन, आपका दोस्त, आपकी बेटी, सब कुछ है। इसको अगर आप थोड़ा सा अपना लेंगे, अपने साथ रहने की जगह देंगे, रहने की जगह नहीं देते एटलीस्ट मिलने का मौका दें, ताकि अपनी माँ से दूर ना हो, अपनी माँ को अकेले में बैठ के जो रोता रहता है, याद करता रहता है, वो ना हो सके, और उनके साथ कम से कम एक दफ़ा गले लग के उनको अपना दुख तो सुना सके। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, उस पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। अगली बार किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और टीम आपकी कहानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Okay, bye. I love you.